रखता हूँ और आप लोगों को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया है। ये हमारा एक डेलीगेशन पशुपालन विभाग से संबंधित 10 दिन की यात्रा पर ब्राज़ील और कनाडा में गया। 4 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक हम बाहर रहे और हर रोज़ नई जगह हम गए। लगभग हर रोज़ हमने वहाँ के संस्थाओं से, पशुपालन की यूनिवर्सिटी में या सरकार के कोई विभाग से या किसी प्राइवेट बहुत बड़े ब्रीडर फार्म से वार्तालाप की और उस डेलीगेशन में हमारे जो पशुधन बोर्ड के चेयरमैन हैं रणधीर गोयल जी थे, हमारे कमिश्नर पंकज अग्रवाल जी, डॉक्टर भगोरिया और दूसरे जूनियर डॉक्टर। और वहाँ पर हमने ब्राज़ील में देखा कि आज से 1960 में हमारे भावनगर के राजा ने गिर गाय उनको डोनेट की थी। उस नस्ल की गाय आज वहाँ सबसे ज़्यादा गाय हैं, सबसे ज़्यादा दूध वो देती है। और 1911 में हाँ, और उन गायों का उन्होंने नस्ल सुधार का काम भी किया है, क्रॉस ब्रीड भी तैयार किए हैं। और हमने पाया कि ब्राज़ील के अंदर बड़े बड़े किसान हैं पशुपालन में, बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं जो दूध का काम भी करते हैं और ब्रीडिंग का काम भी करते हैं। दुनिया के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। AI के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम है उसमें वो आगे हैं। ETT एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट उसमें वो आगे हैं। और पशुओं की नस्ल सुधार में उनकी जो टेक्नोलॉजी अगर हम अपने यहाँ अपनाएं तो हम बहुत जल्दी अपने दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा हो। हमने वहाँ मीटिंग की, एक ABCZ एसोसिएशन है जो वहाँ पर जितने भी 500, 700, 1000 ब्रीडर हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं, उनकी एसोसिएशन है। वो साल के अंदर पशुओं का कंपटीशन करवाती है कि अच्छे से अच्छे नस्ल के कोई भी किसी भी फार्म के पशु आएँ, उनका दूध 3 दिन रखें, दूध का उत्पादन देखें, चेक करें, जिससे ब्रीडिंग की अच्छी नस्ल कौन सी है। वो एक गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे ब्रीडर से उसमें पदाधिकारी हैं। उससे हमारी चर्चा हुई। उससे हमने बात की कि भाई आप हमारे यहाँ कोई एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दें। जो काम आप कर रहे हैं वो काम हम हमारे प्रदेश में कर लें। हम भी, हमारे पास क्योंकि ज़मीन है, हिसार में यूनिवर्सिटी है और हम 500, 200, 400 एकड़ का फार्म बना करके अपनी गायों को इसी तरह से इनका नस्ल को सुधार सकते हैं आने वाले 10-20 साल में धीरे करके। तो उन्होंने मोटे तौर पर सहमति दी है कि हम आपसे चर्चा करके सरकार और कोई MOU करके कोई एक्सीलेंस सेंटर बनाने में सहायता करेंगे। दूसरा, एक ब्रीडर फार्म में हम गए। दूसरा था वो अल्टा जेनेटिक्स, वो ब्रीडर फार्म था। उसने रुचि दिखाई कि आपके पास जो हमारी भैंस है मुर्रा, ये भी दुनिया में मुर्रा भैंस का मानते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल है और वो हरियाणा की नस्ल है। उन्होंने कहा कि आप हमें ये दे दो, हम मुर्रा का जो इम्प्रूवमेंट करके और दुनिया में जो जहाँ ज़रूरत होगी इसकी ब्रीड को आगे फैलाएंगे। तो उस पर भी एक मोटे तौर पर यह है कि अब आगे बढ़ने का काम होगा। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि हमारे देश की जो भैंस है उसको इम्प्रूव करके वो कहीं भी ले जाएं, उस ब्रीड को कहीं भी चलाएं। हमारे जो वहाँ के एम्बेसडर थे रेड्डी जी, उन्होंने भी बहुत सारे फार्मर को इकट्ठा किया। हमारी मीटिंग वहाँ पर आई। एम्बेसी जो थी भारत की
ब्राज़ीलिया में। हम ब्राज़ील में 3 शहरों में गए, साओ paulo, मेन, रियो, ब्राज़ीलिया, उसके अलावा 2 शहरों में और गए लोकल। इन 3 शहरों में तो हम रुके। तो ब्राज़ीलिया उसकी कैपिटल है, वहाँ हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में हमें बताया कि 1-1.5 महीना पहले हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी भी गए थे और इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उन्होंने MOU साइन किया है कि 40,000 वो वहाँ का सीमेंट जो है NDDB को के माध्यम से देश में लेके आएंगे, गिर गाएगा। और इसकी हमने अपार संभावनाएं देखी हैं कि जो टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं हमारे से, तो हमारे एनिमल की जो प्रोडक्टिविटी है, उनके यहाँ गिर गाय की औसत दूध है 15 लीटर और गिर और उसका जो HF का क्रॉस करके उन्होंने बना रखी है नस्ल गिरलैंडो, उसकी औसत दूध है औसत 25, वैसे तो 70-80 लीटर 60 लीटर की भी है, लेकिन औसत एवरेज उनकी सारे देश की उसकी 25 लीटर है। तो दोनों नस्ल हमारे देश की हैं, गिर और गिरलैंडो। गिरलैंडो में भी क्रॉस होने के बावजूद 99% जो जेनेटिक क्वालिटीज़ हैं वो हमारे देश की हैं। तो इस बारे में ये चर्चा हुई कि इसी तरह से जो हमारे अपनी देसी गाय हैं, हरियाणवी है, साहिवाल है, राठी है, गिर है, इनकी नस्ल सुधार के लिए, इनका दूध उत्पादन के लिए हम उनकी टेक्नोलॉजी लेकर के अपना एक्सीलेंस सेंटर बना करके यहाँ कोशिश करेंगे कि तो उसका जो सीमेंट बैंक बनाएं, उसकी एम्ब्रियो बनाएं और फार्मर को फैला करके दूध उत्पादन का काम बढ़ाएं। ये हमने किया है। इसके बाद हम गए कनाडा में सेक्रेटरी मीटिंग की, वो सब अधिकारियों से, वहाँ मिनिस्टर लेवल के ऑफिसर से, हमारे उनसे अधिकारी से मीटिंग की, उनको इनवाइट किया, उनको ये भी कहा कि हम ब्राज़ील और इंडिया की बजाय ब्राज़ील और हरियाणा भी हम जिस तरह से हम काम करते हैं कि MOU साइन करके, जैसे कि हमने इजराइल से कर रखा है, एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं कृषि में, बागवानी में, इस तरह से आपसे एनिमल हस्बेंड्री का बनाएंगे। और हमने उनको समझाया कि हरियाणा जो प्रदेश है, वहाँ के लोगों को जानकारी दी कि हम मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रदेश है हमारा। एग्रीकल्चर में हम नंबर 1 हैं, दूध उत्पादन में हम नंबर 2 हैं, इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल में हम बहुत आगे हैं। देश की आधी ऑटोमोबाइल हरियाणा में बनती है, 2 व्हीलर हरियाणा में बनती है, IT सेंटर का हब है और हेवी मशीनरी का फरीदाबाद में है। इसी तरह से फॉर्च्यून 500 कंपनी हमारी। तो हमने अपने हरियाणा के बारे में उनको जानकारी दी, जो जानकारी उनको नहीं थी, और दे वर वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने कहा कि वो अपने यहाँ इन्वेस्टर हैं जो ब्राज़ील के दिल्ली में बैठ के, वो हरियाणा सरकार से तालमेल करके हरियाणा के साथ काम करना चाहेंगे। उसके बाद हम गए कनाडा में। कनाडा में हमारा जो वहाँ कृषि से संबंधित एक है, सस्केचुअन स्टेट है। पहले हम टोरंटो गए। टोरंटो में हमारे जो भारतीय हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 7-8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा हमारे उनसे वार्तालाप हुआ। किसी ने हमें डिनर पे बुलाया, किसी ने हमें लंच करवाया, किसी ने ब्रेकफास्ट करवाया। कैनेडियन हरियाणा एसोसिएशन, और हाँ हमारे एक वो कैनेडियन जाट एसोसिएशन, एक गुजराती एसोसिएशन, एक कैनेडियन इंडियन एसोसिएशन, इस तरह के करके 7-8 एसोसिएशन ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। और उन्होंने भी ये खुशी जाहिर की कि आज भारत का नाम जो है दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और जो विदेशी लोगों की एक धारणा थी भारत के बारे में, वो बदल रही है। और हमने उनसे प्रार्थना की कि आप जो है अपने देश की मार्केटिंग करें। संभावनाएं हमारे देश में बहुत हैं। सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई हमारी इकोनॉमी है, तेज़ गति से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तेज़ गति से हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और आज हम चीन से भी आगे तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। तो उन लोग दे वर वेरी एक्साइटेड, और सब लोगों की राय थी कि आज देश का जो माहौल है, देश के बारे में जो धारणा है देशों में, वो बदल रही है, और हर कोई चाहता है कि भारत के साथ कारोबार करो। उसके बाद हम कनाडा के बाद, टोरंटो के बाद हम गए सस्काटून कैपिटल,
सस्कोचन प्रदेश है, वहाँ कृषि का ही काम है ज़्यादा। कनाडा में आमतौर पर कृषि जो होती है, एक फसल ली जाती है 3 महीने की, साल में 7-8 महीने बर्फ़ से ढके रहता है। ज़मीन हमारे से, कनाडा में पॉपुलेशन 3-1 करोड़ के आसपास है, 3-3.5 करोड़, और ज़मीन हमारे से कोई 7-8 गुना ज़्यादा है। तो एक तरह से 1 से 24 गुना का अंतर है। लेकिन वहाँ ज़मीन में 3-4 महीने के लिए ही खाली रहती, बाकी बर्फ़ से ढकी रहती है मोस्ट ऑफ कनाडा। और फार्म वहाँ बड़े बड़े हैं, माइल्स में हैं, आदमी कम है, हैवी मशीनरी से खेती होती है। गेहूं के बारे में हमने जानकारी ली, जैसे गेहूं को बो देते हैं अक्टूबर में, बर्फ़ स्नोफॉल होने से पहले बीज डाल दिया, स्नोफॉल हुआ तो गेहूँ उसमें बर्फ़ के नीचे दब गया। जब अप्रैल में बर्फ़ पिघलती है तब गेहूँ पैदा होता है, बिजाई कर देते हैं अक्टूबर में, और वो बर्फ़ से नीचे 6 महीने ढका रहेगा, कुछ नहीं करना, कुछ ना होना ना कोई बात। क्वालिटी 100 मन की गेहूँ होता है वहाँ, एकड़ का। हमारे यहाँ 50 मन का होता है। और बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं, करोड़ों रुपए की मशीनरी है, मैकेनाइज्ड है, हमारे से अलग है। लेकिन कनाडा भी हमारे साथ जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहता है। उनके यहाँ भी जो पशुपालन के अंदर उन्होंने रिसर्च की हुई है, पिगरी में उनका काम अच्छा है। तो उनसे भी हमारे जो सस्कोचन प्रदेश है, वहाँ के अधिकारियों से यूनिवर्सिटी में हमारी मीटिंग हुई, फार्म पर हम गए। एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था जिसने बहुत बड़ी मशीनरी बना रखी है, वो जो सीधी बिजाई करने की पीछे से, वो यहाँ इन्वेस्ट करने के इच्छुक है, पर यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ अपनी मशीन बेचना चाहता हूँ। उसने पीछे हमारे यहाँ के पंजाब में अपना डेमोस्ट्रेशन भी दिया था। और एक प्रोविटा करके कंपनी है, वो चाहता है कि मैं हरियाणा के अंदर प्लांट लगाऊं जो फूड है, एनिमल फूड और मुर्गी फार्म का फूड, जिसके अंदर प्रोटीन है। वो प्रोटीन बनाना उनको ज़्यादा आता है, तो फीड बनाने के लिए तो वो भी इच्छुक था कि 100-150 करोड़ रुपये यहाँ करनाल के आसपास कहीं एक प्लांट लगाना चाहता है। हमने कहा आइए हम आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट हर रोज़ वहाँ के अलग अलग एंटरप्रेन्योर से मिले, समाज के अलग अलग अंग से मिले, सरकारी अधिकारियों से मिले, और लगभग मैं समझता हूँ कि 60-70 घंटे तो वहाँ हवा में रहे। तो इतना लंबा ट्रेवल है, दूर बहुत है, 17-18 घंटे ये ब्राज़ील, वहाँ से 15-16 घंटे फिर कनाडा, फिर वापस आओ तो 18-20 घंटे फिर लोकल की ट्रेवल। तो बड़ा अच्छा हेक्टिक रहा है हमारा और प्रोडक्टिव रहा है, और इस चीज़ की जानकारी हम मुख्यमंत्री को देंगे और आने वाले वक्त में इन जो हमने फैसले लिए उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, इससे हरियाणा के किसानों को कुछ फायदा होगा? जो ये हरियाणा के, देखिए हरियाणा के पशुपालन में अगर दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मैं ये समझता हूँ किसान के लिए उससे बड़ा कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। एक गाय या एक भैंस जो आज 5 लीटर 7 लीटर दूध देती है, वो 15 लीटर 18 लीटर 20 लीटर पर पहुँच जाए, तो उसमें कोई किसान की ना तो घर अलग बनाना, थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा दूध वाली थोड़ा सा खाए तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ाने में पशुपालन सबसे ज़्यादा सहायक है, और इसका फ़ायदा हरियाणा के किसानों को होगा। और हमारा जो मेन फोकस पूरा यही है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो अलाइड एक्टिविटी है, जिसमें पशुपालन है, फिशरी है, प्रोसेसिंग है, बागवानी है, उसकी तरफ हम ध्यान दें। और अगर ये गेहूँ और धान का जो 70-80% किसान करते हैं, उसकी तो सेचुरेशन है, उससे जो आज चल रहा है उसको कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना दिखाई